कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए यूं तो तमाम वीर सपूतों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य हासिल करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के साथ ही भारत के संविधान निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय राजेंद्र प्रसाद को लोग बापू और देश रत्न तक कहकर पुकारते थे। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं अपने स्पेशल कार्यक्रम बड़ी हस्ती में। इस प्रोग्राम में आज हम जिस महान हस्ती के बारे में आपको बताएंगे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशभक्ति का जुनून राजेंद्र प्रसाद की रग रग में बसा हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मुल्क को स्वतंत्र कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद की शुरुआती जिंदगी पर डाल लेते हैं एक नजर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 को बिहार राज्य के एक छोटे से गांव जिरादेऊ में हुआ था। वैसे तो राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन उनका परिवार इस स्थान को छोड़कर बलिया में जा बसा। मगर जब यहाँ भी उनके परिवार का मन नहीं लगा तो वो बिहार के जिला सारण के गांव जिरादेऊ में ही जाकर बस गए। राजेंद्र प्रसाद के परिवार में कई लोग शिक्षित थे और इसी वजह से उन्हें अपने गांव के पास ही एक छोटी सी रियासत हथुआ की दीवानी मिल गई। 25-30 सालों तक वे उस रियासत के दीवान रहे। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय और चाचा जगदेव सहाय इस जमींदारी की देखभाल करते थे। राजेंद्र प्रसाद अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार में उनको सबसे ज्यादा लाड़ प्यार भी मिलता था। राजेंद्र के चाचा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो राजेंद्र प्रसाद को अपने पुत्र की ही तरह प्यार करते थे। राजेंद्र प्रसाद के पिता संस्कृत और फारसी के अच्छे विद्वान थे। महज 5 साल की ही उम्र में राजेंद्र प्रसाद को एक मौलवी साहब से फारसी की शिक्षा मिलना भी शुरू हो गया था। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के लिए छपरा के एक स्कूल में दाखिला ले लिया। इसी दौरान राजेंद्र प्रसाद का विवाह बाल्यकाल में ही लगभग 13 साल की उम्र में राजवंशी देवी से करा दिया गया। विवाह के बाद भी उन्होंने पटना की टी.के. घोष एकेडमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका वैवाहिक जीवन बेहद अच्छा रहा और इससे उनके अध्ययन और दूसरे कार्यों में कभी कोई रुकावट भी नहीं आई। 18 साल की उम्र में राजेंद्र प्रसाद ने कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा दी और उन्हें प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ। राजेंद्र प्रसाद की प्रतिभा को देखकर गोपाल कृष्ण गोखले और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान भी उनकी तरफ आकर्षित हुआ। साल 1915 में राजेंद्र प्रसाद ने स्वर्ण पदक के साथ विधि परास्नातक यानी LLM की परीक्षा पास की और इसके बाद उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। राजेंद्र प्रसाद अपनी कानून की पढ़ाई का अभ्यास भागलपुर में ही किया करते थे। छोटी उम्र में शादी होने के बावजूद राजेंद्र प्रसाद का रुझान कभी भी पढ़ाई लिखाई की तरफ कम नहीं हुआ, बल्कि शादी के बाद तो उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। अपनी पढ़ाई के दौरान उनका लगाव अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति लगातार बढ़ता गया। गौर करने वाली बात यह है कि राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पढ़ाई फारसी और उर्दू भाषाओं में की थी, लेकिन उनकी दिलचस्पी हमेशा हिंदी के प्रति बनी रही। आइए देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया। राजेंद्र बाबू की पढ़ाई फारसी और उर्दू से शुरू हुई थी, मगर उन्होंने बीए में हिंदी विषय को चुना। राजेंद्र प्रसाद अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली भाषा और उनके साहित्य से पूरी तरह परिचित थे। राजेंद्र प्रसाद इन भाषाओं में सरलता से प्रभावकारी व्याख्यान भी दे सकते थे। यही नहीं, गुजराती भाषा का भी व्यवहारिक ज्ञान राजेंद्र जी को ही था। ML परीक्षा के लिए हिंदू कानून का उन्होंने संस्कृत ग्रंथों से ही अध्ययन किया था। हिंदी के प्रति उनके मन में अपार प्रेम था।
हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में उनके लिखे लेख छपते थे। उनके निबंध बेहद रोचक और प्रभावकारी होते थे। साल 1912 में जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तब स्वागतकारिणी समिति के वो प्रधानमंत्री थे। 1920 ईस्वी में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ, तब भी वो प्रधानमंत्री ही थे। 1923 में जब सम्मेलन का अधिवेशन केकिनाडा में होने वाला था, तब वो उसके अध्यक्ष मनोनीत हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके थे। साल 1926 में वो बिहार प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के और 1927 में प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। हिंदी में छपी उनकी आत्मकथा प्रसिद्ध पुस्तकों में शुमार की जाती हैं। वैसे राजेंद्र प्रसाद ने अंग्रेजी में भी कुछ पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने हिंदी के देश और अंग्रेजी के कैप्टन लॉ वीकली अखबार का संपादन भी किया था। यहाँ ये भी बताते चले कि राजेंद्र जी अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त कई पुस्तकें और भी लिखा करते थे। इनमें बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी के दिन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र उल्लेखनीय है। हिंदी के लिए उनके मन में खास जगह थी, इसीलिए उन्होंने पूरे मन से हिंदी भाषा की सेवा भी की। वैसे जिस वक्त देश अंग्रेजों के अधीन था, तो हर भारतीय उनके चंगुल से आजाद होना चाहता था और इसके लिए तमाम तरह के प्रयास भी किए जा रहे थे। राजेंद्र प्रसाद के अंदर तो देशभक्ति का जज्बा पहले से ही मौजूद था, इसलिए उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में खुद को शामिल करने का फैसला किया और जब देश को आज़ादी मिली, तो उसके बाद भी राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम सांसों तक खुद को देश की सेवा में लगाए रखा। स्वतंत्रता आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद का पदार्पण वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते ही हो गया था। असल में चंपारण में गांधी जी ने एक तथ्य अन्वेषण समूह भेजे जाते समय उनसे अपने स्वयंसेवकों के साथ आने का अनुरोध किया था। यहीं पर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण और साहस से बहुत अधिक प्रभावित हुए और साल 1921 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर के पद का त्याग कर दिया। गांधी जी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की, तो राजेंद्र प्रसाद ने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद, जो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे, को कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिला करवा दिया। इसके अलावा साल 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में भी उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर सेवा कार्य किया था। बिहार में साल 1934 में जब भूकंप आया था, तो उस वक्त भी राजेंद्र प्रसाद ने कारावास में अपना समय काटा, लेकिन जेल से छूटने के पश्चात वो भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने में तन मन से जुट गए और साल 1934 में राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष भी चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार फिर सन 1939 में संभाला था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में किसी को भी दखलंदाजी करने का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। हिंदू अधिनियम पारित करते समय उन्होंने काफी कड़ा रुख अपनाया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो अब तक मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी सन 1950 को उनकी बहन का निधन हो गया था, लेकिन वो भारतीय गणराज्य की स्थापना रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गए थे। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद साल 1962 में उन्होंने अवकाश लेने की घोषणा की। अवकाश लेने के बाद राजेंद्र प्रसाद को भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि प्रदान करते समय कहा गया था कि बापू राजेंद्र प्रसाद जीवन में सफलता और निस्वार्थ सेवा की जीती जागती मिसाल हैं। उन्होंने व्यक्तिगत उन्नति की सभी संभावनाओं को त्याग कर गाँव में गरीबों तथा दीन किसानों के बीच जाकर उनकी सेवा करना स्वीकार किया। इसी तरह से सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में कहा था कि उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक
और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया है। राजेंद्र जी की वेशभूषा बड़ी ही सरल थी। उनके चेहरे मोहरे को देखकर पता ही नहीं लगता था कि वो इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। लेकिन इस प्रतिभावान व्यक्ति ने भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव कम नहीं देखे। साल 1962 में अवकाश ग्रहण करते ही उनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हो गया। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम को चुना। इसी आश्रम में 28 फरवरी सन 1963 को राजेंद्र जी ने हमेशा के लिए हमें अलविदा कह दिया। भले ही आज हमारे बीच राजेंद्र जी नहीं हैं, लेकिन वो सदा राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। तो ये था इस हफ्ते का हमारा बड़ी हस्ती का ये खास कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपको फिर रूबरू कराएंगे ऐसी ही किसी महान हस्ती की महान दास्तां के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छोयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।